नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेल नाइट में। तो हम लोग ने जो भारतीय इतिहास का शुरुआत किया था पढ़ने के लिए, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें है कि भारतीय इतिहास का हम लोग काल विभाजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, लेकिन साथ ही इसमें से 2 नंबर फिक्स कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज होकर के गलत मार देते हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, पढ़ते रहिए। सबसे पहले कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन जो है 3 तरह से किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। अब इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। और मानव जीवन जो है पूर्णतः से सभ्य नहीं हुआ था। उनको किसी तरह से कैसे लाइफ जीना है, क्या किसी चीज का महत्व है, इसके बारे में उनको मालूम नहीं था। ठीक है, ये हो गया हमको प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आधे। आधे यानी कि नाम से ही क्लियर है, आधे यानी कि आधा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सके। यानी लिखित में है, लेकिन वो कौन सी लिपि में है उससे डिकोड अभी तक कोई नहीं कर पाया है। ठीक है ना। और आद ऐतिहासिक काल को ही हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो आते हैं ऐतिहासिक काल है उसको हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तो उसके बाद क्या है कि ऐतिहासिक काल आ गया। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद है। साक्ष्यों को पढ़ने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। और ये कब से हैं, ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय है ना, उसको इतिहास में जोड़ा जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन पूर्णतः इतिहास इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि लिखित साक्ष्य मौजूद है जिसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पाषाण काल। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग आते हैं पाषाण काल में। अब पाषाण काल को भी जो है ना 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में जो है लिखने का जो इसका समय आया उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है, मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है, नव पाषाण काल। ठीक है, तो पहला का क्या एज है, समय क्या है उसका, 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 5 से 10,000 ईस्वी पूर्व को पूरा पाषाण कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला है 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी मध्य पाषाण काल हो गया। तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, ये 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है ना, ये 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक कौन है, नव पाषाण काल। ठीक है, अब जो है, अब इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो पूरा पाषाण काल में पहला क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत कहिएगा। निम्न निम्न ऐसे लिख लेंगे, निम्न नीचे सजा लेंगे। उसके बाद हम लोग मध्य लिखेंगे, पढ़ने के लिए इजी पड़ेगा। उसके बाद नव को ऊपर में ले आएंगे, यानी पास वाला से सबसे। तो निम्न पूरा पाषाण को हम लोग क्या कहते हैं, सल्क संस्कृति भी कहते हैं। सल्क संस्कृति किसको कहते हैं, निम्न वाले को। ठीक है, और मध्य वाले को फलक बोलते हैं, मध्य वाले को फलक बोलते हैं। और ऊंच वाले को सल्क और फलक दोनों बोलते हैं। ठीक है ना, तो दोनों इसमें आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, और जो इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो जो निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यानी कि सल्क संस्कृति सोहन घाटी से मिलता है। सोहन घाटी क्या है, ये सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है। ठीक है, सोहन नदी किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। और बेलन घाटी से, सोहन घाटी से और बेलन घाटी से हमको निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। पहला हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब है कि मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको कि फलक संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि ये कहाँ कहाँ मिले, ये सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी, ये चारों नदी के घाटी के पास ही मध्यपुरा पाषाण काल यानी कि फलक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसको भी हमने समझ लिया। अब देखिए उच्चपुरा पाषाण काल, जिसको कि सल्क और फलक संस्कृति दोनों बोलते हैं, इसके बारे में बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटा नागपुर की घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इतने जगहों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये ईसा एडी और बीसी क्या है, ठीक है ना। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को 0 मान के चलते हैं। इसके पहले जितने भी समय होते हैं उसको बीसी यानी कि ईसा पूर्व से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो एडी होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले बाद वाले समय को, यानी कि एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी, और होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब है पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं क्या थी, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, जो कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व है। इसमें कुल्हाड़ी या हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हाथ से जो कुल्हाड़ी, आप लोग लकड़हारे वगैरह की कहानी सुने होंगे कि एक तरफ लकड़ी का डंडा होता था, आगे में हैवी लोहा जो कि नुकीला होता था, पेड़ वेड़ काटने के यूज होता था। इसमें हैंड एक्स कुल्हाड़ी हो गया। विदारनी यानी कि क्लीवर हो गया, जो कि थोड़ा सा में कम प्लेस में लगा करके और उसको जो है एंगल से घुमाने के बाद कोई भी काम इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद खंडक और चौपर का प्रयोग इसमें पूर्व पाषाण काल में किया गया था। अब मध्य पूरा पाषाण क्या है। अब मध्य पूरा पाषाण काल जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसमें फलक यानी कि पत्थर वगैरह को घिस करके नुकीला एक तरफ से बना के उसको काटने और पीटने का काम करते। बेधनी, ठीक है, यानी कि छेद करने वाला, छेदनी, और खुरचनी का प्रयोग इस समय हो गया था। ठीक है, अब उत्तर पूरा पाषाण काल का समय क्या था। ये 40,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, इसमें सल्क, फलकों, तछनियों और खुरचनी का बहुत बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इसमें स्थल जो है कौन कहाँ कहाँ पे मिला है, ये इसको ध्यान में रखिएगा कि पूर्व पाषाण कालीन समय का जो है सबसे पहले स्थल ये सोहन या सोहन नदी घाटी, अभी हमने पढ़ा था, ये पंजाब में है जो कि पाकिस्तान में है। पंजाब हमारे यहाँ नहीं है, एक पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है, और हैदराबाद हमारे यहाँ नहीं है, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं जिक्र होता है तो। नेक्स्ट है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ स्थित है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैसे ही डिडवाना, डिडवाना जो है अयस्क के लिए भी फेमस है, लोयस के लिए भी फेमस है, और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान में भी स्थित है। VVI बार बार आता है, भीम बेटिका, भीम बेटिका भोपाल स्थित है, भोपाल कहाँ में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया। सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, डिडवाना राजस्थान, भीम बेटिका भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इधर में नेवासा। नेवासा कहाँ में है, महाराष्ट्र में। नेवासा बिपाशा याद रखिएगा, बॉलीवुड से, महाराष्ट्र। नेवासा महाराष्ट्र। हुनसंगी कहाँ में, कर्नाटक। हुनसंगी कहाँ में है, कर्नाटक में। पहलगांव अटैक सब लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले वाला घटना, पहलगांव कश्मीर में। और पटने सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के साथ, VVI में रखिएगा। पटने कहाँ में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार और रिपीट करते हैं इसको, नेवासा महाराष्ट्र, ठीक है, हुनसंगी कर्नाटक, पहलगांव कश्मीर, और पटने जो है वो महाराष्ट्र में। शुतुरमुर्ग के पहली बार सच यहीं से मिले थे। नेक्स्ट है, अब एक नोट करके आ रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है। पूर्व पूरा पाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, वैसे भी हड़प्पा और सिंधु घाटी के जो ज़्यादातर लोग हैं वैसे बोलते हैं कि वो बाढ़ के कारण मरे थे, तो मौसम में बदलाव एक लंबे समय तक होना नॉर्मल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, दोनों में जो है ना मौसम में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। ठीक है,
इसमें क्या है कि सरल और बाटिकास्म उद्योग प्रचलित था। बाटिकास्म उद्योग क्या था? ये पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। जो पत्थर के गोल गोल है ना, उसको फोड़ करके चीर करके वस्तुओं का निर्माण करते थे। इनका शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है ना। इनका जो शिल्प सामग्री कहाँ कहाँ से मिला है? नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे से मिला है। ठीक है। अब उत्तर पुरापाषाण काल में देख लेते हैं। आर्द्रता इसमें क्या होती है? कम हो गई थी। आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु गर्म हो गया था। आर्द्रता कम हुआ तो ये गर्म हो गया और चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी इस समय, उत्तर पुरापाषाण काल के समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा आगे नया आया, बहुत सारा पुराना समय से पीछे हम लोग चल रहे थे। अब है हमारा मध्यपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल का क्या है समय? 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसमें बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो आग का आविष्कार हुआ था, इसके लिए ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का जो संक्रमण काल को मुख्यतः ये मध्यपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो ये आखेटक और पशुपालक थे। आखेटक यानी कि जुगमंतु टाइप के थे, शिकार करते थे और पशुओं को पालते थे। ठीक है, गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में वृद्धि हुई। ठीक है, जलवायु इस समय कैसा हो गया था? गर्म हो गया, वनस्पति और जीवों में भी वृद्धि हुई। अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, और पहला पालतू पशु क्या है? कुत्ता था, जो आज भी है। ठीक है, पत्थर के बहुत छोटे औजारों जो है माइक्रोलिथिक का प्रयोग हुआ था। माइक्रो यानी छोटा, बहुत छोटे औजार, माइक्रोलिथिक पत्थर के औजार का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है मध्यपाषाण काल का आग का आविष्कार होना। इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन से? आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ में है? मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। बीवीआई में रखिएगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। ठीक है, अब नवपाषाण काल ये 6,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व था। क्या? नवपाषाण काल जो है 6,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक था। पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष मिले थे। पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष मिले थे। ठीक है, और कृषि के साक्ष कहाँ से मिले थे? ये मेहरगढ़ प्राचीनतम हो गया। ठीक है ना, कृषि के साक्ष कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। ठीक है, और इसमें से गेहूं, जौ से क्या है? सबसे प्राचीन है, और कपास की खेती के भी प्रमाण मिले थे। नवपाषाण काल से पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष, कृषि के साक्ष मेहरगढ़ से, गेहूं का साक्ष, जौ का साक्ष और कपास की खेती का साक्ष मिला, जिसमें कि जौ जो है सबसे प्राचीनतम था। ठीक है ना, इसका इम्पोर्टेंट क्या है? खाद्य उत्पादक हो गए, घरों के साक्ष मिले, और पहिए का आविष्कार इस समय हो चुका था। ठीक है, नवपाषाण काल में। अब हम लोग आगे देखते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में हड्डियों के बने उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। कश्मीर घाटी में क्या हुआ है कि हड्डियों के बने उपकरण और हथियार की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब इसमें कश्मीर में क्या उनका एक बुर्जहोम है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है उससे कि 16 किलोमीटर कहाँ में है? पश्चिम में है। और इंसानों के साथ पालतू कुत्तों को सावधान यानी कि उनको साथ में दफनाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये लोग साथ में जहाँ जाएंगे, मरने के बाद भी साथ में वही जाएंगे। ठीक है, अब है गुफराल। ये जो है ना कुम्हारों की गुफा है। ये श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो बुर्जहोम और गुफराल जो है ये कहाँ में है? कश्मीर का घाटी का हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि नवपाषाण कालीन स्थल। ये वेरी ये सब इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में यही गलती करवाते हैं, तो क्लियर करते हुए आप लोग रिपीट मोड पे वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके। ठीक है, एक पहला ये बेलन घाटी है, कोल्डिहवा। कहाँ में है? कोल्डिहवा। सबसे पहले 700 ईस्वी पूर्व में यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। बेलन घाटी कोल्डिहवा जो है सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट उसके बाद है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। ये चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। किसका? चावल की खेती का। अब हमने भीम बेटिका पढ़ लिया है मध्य प्रदेश में।
चट्टानों के चित्रकला जो है ना, मानवों के चित्र हैं, उसमें चट्टानों पे चित्रकला बनाया हुआ है जिसमें मानव शरीर को दर्शाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। वैसे ही चिरांद जो है बिहार में स्थित है। यहाँ हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद का बार बार आता है एग्जाम में, तो चिरांद बिहार में स्थित है। हड्डियों के उपकरण यहाँ पे थे। चलिए नेक्स्ट है, ये है संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, हलूर कर्नाटक। ये सब कर्नाटक में स्थित है। यहाँ की बाजरा की खेती के लिए फेमस है। ठीक है ना, यहाँ से बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कौन है? संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, पिलीकल और इसमें एक हलूर जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है बुडिहाल। ये कहाँ में है? कर्नाटक में है। उतनूर कहाँ में है? तेलंगाना में है। तेलंगाना का जो उतनूर हुआ ये सबसे प्राचीन स्थल है। कौन है? ये सबसे प्राचीन स्थल है। और नागार्जुनी कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब के पास से भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास से यहाँ से औजार और यहाँ के सामान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। अब है ताम्रयुग। ठीक है ना, ताम्रयुग, चालकोलिथिक एज इसको बोलते हैं। ताम्रयुग को क्या बोलेंगे? चालकोलिथिक एज। मानवों द्वारा पहली धातु की खोज क्या थी? तांबा थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, लोहा वहा नहीं मारना है। ठीक है, तांबा और पत्थरों के साथ साथ प्रयोग होता था। तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग होता था। और इनका जो रहने सहने का तरीका, समुदाय थे, ये ग्रामीण समुदाय थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तांबा कहाँ कहाँ से होता है? खेतरी राजस्थान से मिलता है और मजलखंड मध्य प्रदेश से मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख ताम्र संस्कृतियां क्या क्या थी? ठीक है ना, प्रमुख जो है ताम्र संस्कृतियां क्या थी? पहला VVI में रखिएगा, आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान का उदयपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसमें धातु कर्म का ज्ञान था। ठीक है, धातु कर्म का मतलब होता है धातु के अयस्क को है ना अच्छे से साफ करके धातु को बनाना, धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कायथा संस्कृति, ये चंबल नदी का क्षेत्र में मिलता है। वैसे ही रंगपुर संस्कृति है, ये गुजरात का तटीय क्षेत्र पर, रंगपुर गुजरात में स्थित है ना, कायदा चंबल नदी के क्षेत्र पे स्थित है। नेक्स्ट है मालवा संस्कृति। मालवा नर्मदा नदी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में है मालवा संस्कृति, और जो है ये नर्मदा नदी का क्षेत्र हो गया। वैसे ही जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव वाला क्षेत्र हो गया। महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव वाला क्षेत्र हो गया। ये क्यों फेमस है? ये सबसे बड़ा साइट है। ये तो सब का हमने जगह देख लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन है? जोरवे संस्कृति है। जोरवे संस्कृति कहाँ में था? महाराष्ट्र का दैमाबाद और इमाम गांव। रिपीट करते हैं एक बार। आहार संस्कृति राजस्थान, कायथा संस्कृति चंबल नदी, रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र, मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र, और जोरवे की संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद एवं इमामगांव। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। VVI में है। पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ से मिला है? तो ये चिरांद बिहार में गंगा नदी के तट पे मिला है। ये वर्धमान यानी कि पश्चिम बंगाल, मिदनापुर, ये दोनों कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी पूर्वी भारत में चिरांद, वर्धमान और मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। मध्य भारत में कहाँ से मिले हैं? ये मालवा से मिले, मालवा मध्य प्रदेश, कायथा एवं एरन से मिले हैं। ठीक है, कायथा एवं एरन से मिले हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद तथा चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश और नासिक। ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे हैं तो इसको भूलेंगे नहीं। जोरवे, सबसे पहले जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, एक साथ याद रखिए। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इमामगांव और प्रकाश। चंदोली, सोनगांव और इमामगांव एक साथ, चंदोली, सोनगांव, इमामगांव और प्रकाश और नासिक एक साथ हो गया। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अब है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में कहाँ से मिला? आहार सबसे पहला और गिलूंद है। आहार संस्कृति सबसे पहला था और गिलूंद, दो संस्कृति इसमें, एक आहार संस्कृति और एक गिलूंद संस्कृति, जिसमें कि आहार संस्कृति सबसे पहला संस्कृति था और जोरवे संस्कृति जो है ये वाला महाराष्ट्र वाला, ये सबसे बड़ा है। तो हम लोगों ने इसको डिटेल में देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे।
तो बार बार वीडियो को रिपीट मोड में चलाइए। बहुत लंबा वीडियो मैं पोस्ट नहीं करती कभी भी। पढ़ते रहिए, आगे